वेलकम बैक टू माय चैनल टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आपका इस वीडियो पे और इस चैनल पे। इट्स मी आरपी कुमारी और अगेन ये मेरा ही चैनल है, आप सही जगह पे आए हो। तो बेसिकली आज मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली। हाँ, अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी। तो नर्वस थोड़ा सा, बट यहाँ आज मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली आज, क्योंकि अभी मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही ना। घर पे रह रहे क्या ही करूँ, मैं क्या ही ब्लॉग बनाऊँगी, कोई बात नहीं। लेकिन आज नहीं बना रही। पहले के 2 वीडियोस आपने देखे होंगे, उतने अच्छे नहीं हैं। धीरे धीरे शुरू करिए ना, तो धीरे 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 ऊपर जाऊँगी। अभी आता नहीं उतना शूट करना ब्लॉग, और इसलिए तो आज मैं करने क्या वाली हूँ। आज मैं अपने 11th एंड 12th के सिलेबस का ओपिनियन देने वाली हूँ। जो कॉन्सेप्ट थे मेरे, मतलब जो चैप्टर्स थे जो मुझे हार्ड लगते हैं, अभी भी लगते हैं, बट अब मेरा वो चला गया है। अभी आगे की चीज़ें हैं, तो उसमें करना है मेरे को अभी। तो बहुत सारी चीज़ें अभी गई हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं गए। 12th मेरा अभी भी है। 12th मेरा अभी भी साथ में है। तो यस, तो मैं अपने बताने वाली 11th में और 12th में मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे, कुछ पे फोकस नहीं करा था। बहुत कम पे मैंने, मतलब 11th में मैंने बहुत कम चैप्टर पे ही फोकस करा था। तो 12th में मेरे को कुछ चैप्टर्स में दिक्कत उसकी वजह से आ रही थी। तो आज मैं वही उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलते हैं फिर उसी के बारे में टॉक करते हैं। तो उसके बारे में टॉक करते हैं, बात करते हैं, और मैं बताऊँगी आपको। और ओके, चलते हैं फिर। बाय। करती हूँ मैं, मतलब सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस नहीं, मतलब बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली 11th में आए हो तो 11th 12th का, मतलब 11th वालों को 12th का नहीं पता होगा, लेकिन 12th वालों को तो 11th का पता ही होगा। लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं मेन की बात कर रही हूँ। इंग्लिश और ऑप्शनल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश तो सेम ही रहता है 11th और 12th में, और सारे स्ट्रीम के लिए। बाय द वे, आई रिसेंटली पास्ड इन क्लास 12th इन 2024। सो उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। तो जो मुझे हार्ड लगता था मैं वो बता रही हूँ बस। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रही, मैं बस बता रही हूँ। या और मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो ये कॉमर्स स्ट्रीम वाले ही देख सकते हैं। ऑब्वियसली मैं कॉमर्स के बारे में बताऊँगी। साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में मुझे नहीं पता ऑब्वियसली। तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम की हूँ, तो मैं कॉमर्स से ही बताऊँगी, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में ही बताऊँगी। आई मीन मतलब स्ट्रीम के बारे में नहीं, बुक्स वगैरह के बारे में। सो या 11th में आपको पता ही होगा, अकाउंट्स, पीएसटी, इको, इंग्लिश ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरा था अकाउंट्स, पीएसटी, इको, इंग्लिश, 4। ऑप्शनल मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट था जो मैंने लिया था, वो था आईपी, विच आई डोंट लाइक। और अच्छा हुआ ख़त्म हुआ। सही में मेरे को नहीं पसंद था। मतलब थिंकिंग मेरी सही थी कुछ नया सीखने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। कोई बात नहीं, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट। ओके, सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। तो अकाउंट्स में यार आपके 3 बुक होते हैं। 3 बुक में सबसे पहले ये है वॉल्यूम 1 का बुक, जिसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। आपको उल्टा दिख रहा होगा, आई नो। तो ये है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, ये पहला बुक है। दूसरा ये वाला जो लाल है और लाल जैसी हरकतें करता है, यानी कि बहुत डिस्टर्ब और मतलब हार्ड लगता है मेरे को ये बुक। सही में ये पूरा ही हार्ड लगता है। वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के लिए है ये। एंड 3 ये, इस टॉपिक में पता नहीं क्या क्या है चैप्टर में, हमें बुक में। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वॉल्यूम 3। तो कोई भी टीचर आपका यहीं से शुरू करेगा, वॉल्यूम 1 से। एक और चीज़, जब मैं 11th में आई थी मेरे को वॉल्यूम 1 के बारे में पता नहीं था। सही में मेरे को पहले तो मुझे लगता है बुक 1 होता है, 2 बुक होते हैं, 3 होते, मैं इसको सोच रही थी। बाद में मेरे को पता चला कि वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 नॉर्मल। ओके, और दूसरा ये तो हार्ड वाला है, अकाउंट्स ऑब्वियसली। दूसरा इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स ये रहा, उसका सबसे थ्योरी वाला पार्ट, इसके 2 बुक होते हैं, दो। ये 11th वाले स्टूडेंट ज़्यादा देखेंगे मुझे लगता है। तो ये 2 बुक होते हैं, एक ही आपका आईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरा थ्योरी से भरा हुआ है, डेट्स ईयर्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, बट इंटरेस्टिंग, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से ईजी है। और ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ चैप्टर्स मेरे को लगते थे हार्ड यार, और मेरे को करना भी है फिर से वापस से, क्या करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th में आपका माइक्रो होगा, स्टेट बोर्ड से हो तो 12th में आपका माइक्रो होगा। एंड नॉट सॉरी बिजनेस स्टडीज़, ये मेरे पास गाइड बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, ये एक्चुअल बुक्स नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, ये पूनम गांधी की बुक है बाय द वे। और ये जो मेरी सारी बुक्स हैं ये टीआर जैन वाली हैं, और ये जो इकोनॉमिक्स वाली हैं, सॉरी टीआर जैन नहीं, सॉरी आई मीन जो से अकाउंट्स वाली मेरी टीएस ग्रेवाल वाली है, सॉरी कन्फ्यूज़न, सॉरी। और ये इकोनॉमिक्स वाली सारी की सारी टीआर जैन की है, वीके और टीआर जैन, अंडरस्टूड। सो लेट्स टॉक अबाउट माय अकाउंट्स। तो यार अकाउंट्स में सबसे इजी अगर मेरे को तीनों बुक में से कोई भी लगा ना 12th में तो ये सॉरी तो ये लगा है वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे इजी टॉपिक मेरे को यही लगा, मतलब चैप्टर यही लगा है, बिकॉज पहले को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6 यानी गुडविल, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे इजी हैं, सारे के सारे। और अकॉर्डिंग वो पार्टनरशिप बनी यानी फंडामेंटल्स, वो भी इजी है। तो कुल मिला के मुझे ये वाला ज़्यादा इजी लगा 12th में। तो और बिजनेस स्टडीज़ तो यार पूरी थ्योरी से भरी हुई है, और थ्योरी मेरे को पसंद नहीं, उतना पसंद नहीं है, बट यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अब आते इस पे। तो यार इस पे मैं बोलूँ तो मेरे को ना आधा बुक ही समझ में आया। जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट मेरे को थोड़ा इजी लगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो इजी लगा, कैश फ्लो कुछ चीज़ें इजी लगती मेरे को उसमें, जैसे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, फॉर्मेट सेम होता है तो वो भी इजी लगा। लेकिन उसमें ना जैसे ऑपरेटिंग में आपका कुछ चीज़ें ऐड करने वाली होती है, जैसे आपको NP-BT निकालना पड़ता है सबसे पहले तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो याद नहीं रहता, और 11th भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम आईडी की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताई थ्योरी का है पूरा PhD, और ये थ्योरी पूरे ईयर से आपको याद करने पड़ते हैं। और CUET दे रहे हो तो उसमें तो शायद ईयर्स के बारे में भी आना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं जो ईजी हैं, काफ़ी चैप्टर ईजी हैं। जैसे पहले वाली कुछ चैप्टर्स, लेकिन मैं हार्ड की बात करती हूँ जो मुझे लगते थे उतना हार्ड नहीं है। जैसे कि 3rd है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये वाला जो चैप्टर है ये इंटरेस्टिंग है बाय द वे। फिर इसके मेथड्स वो भी इंटरेस्टिंग है ना वे, मेरे को ये वाला इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले से, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट वाले से। ये चैप्टर और एक और ये प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड का, ये 3 चैप्टर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। एंड बाकी इसके चैप्टर्स मॉडरेट है। सबसे इजी इसमें पता है इंट्रोडक्शन वाला है और सम बेसिक कॉन्सेप्ट यानी 1st and 2 एंड 5th चैप्टर मनी, 6th चैप्टर बैंकिंग, ये इजी है इसमें। तो ये इसमें इजी है। और आईडी तो मैंने बता दिया। ये बुक वॉल्यूम 2 ऑफ अकाउंट्स इन क्लास 12 शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये सबसे इरिटेटिंग है, समझ में नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता समझ, बहुत मुश्किल से आता है। मतलब फॉर्मेट एकदम सेम है, सारे क्वेश्चन में वही चीज़ लगानी है, वही मतलब वही फॉर्मेट अप्लाई करना है। डिबेंचर्स में भी जिसको शेयर्स आ गया ना वो डिबेंचर्स भी अच्छे से कर लेगा, कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स अलग अलग होती हैं, बट हाँ
इसमें दिक्कत होती है बहुत सारी, फॉरफिटेड वाला पता नहीं क्या क्या, फॉरफिटेड में ज़्यादा दिक्कत होती है पहले भी मेरे को तो। अब हाँ, एक और चीज़ वॉल्यूम 3 में, जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको दिखाया इस वाले बुक में, इसमें अकाउंटिंग रेशियो है, वो मेरे को नहीं आता था। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो मेरे को उतना नहीं आता था। एंड क्योंकि वो मेरे एग्ज़ाम में उतना वेटेज नहीं रखता था, 3-4 मार्क्स का था, तो मैंने उतना करा भी नहीं था इसको। लेकिन हाँ, उसमें ना कुछ जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले कुछ फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ना 11 से रिलेटेड है, और वो मेरा क्लियर इतना है नहीं, क्योंकि मैंने आगे के चैप्टर्स 11th में स्किप कर दिया था। स्किप करूँ तो यार पढ़ा ही नहीं था ढंग से सही में। तो वो सारी चीज़ें, हाँ ऑब्वियसली इसका वेटेज नहीं था, बट मेरे को दिक्कत बहुत देता है। उतना वेटेज नहीं था बट दिक्कत बहुत देता है। अब आ जाते हैं 11th पे। तो 11th में आपको कहाँ तक करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी बुक मैंने निकाला नहीं है, ऑब्वियसली है बट मैं निकाला नहीं है। तो 11th में यार आपका जो 5th शायद अकाउंटिंग प्रिंसिपल पता नहीं क्या है, 5th चैप्टर या 6th चैप्टर तक तो पूरा आना चाहिए, मतलब रूल्स वगैरह, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। वैसे वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला शायद आपका कुछ चैप्टर होगा, वो तो आना चाहिए यार, उसके बिना तो अकाउंट्स इज लाइक कुछ भी नहीं। फिर बेसिक 11th में वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपकी, तभी आप अकाउंटिंग को पार्टनरशिप फिर ईजी हो जाता है। एंड अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जैसे कि आप सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट्स बनाते थे पूरा का पूरा, तो जो वॉल्यूम 1 है यानी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें भी आपको पार्टनरशिप का बनाना पड़ता है, सेम जैसा सोल प्रोप्राइटर का था। कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट उतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी कभी बनाने की ज़रूरत है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो ज़रूरी है इसमें। उसके बाद एक फॉर्मेट मान लो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वैसे ही वो सारी चीज़ें। तो 11th में आपका मैं बताती हूँ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं होने चाहिए, रूल्स वगैरह पता होना चाहिए, वो डेबिट क्रेडिट वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत आना चाहिए। और नहीं भी आता तो उतने ही, मतलब मैं नहीं बोल रही कि उतने हार्ड चैप्टर, जब मुझे समझ में आ जाता है आपको भी आ जाएगा, बिकॉज या आई एम ए स्टूडेंट सो या, इसलिए। और क्या ज़रूरी है, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं 12th में। वो मेरी उतनी अच्छे से क्लियर नहीं थी, जो फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी, लेक्चर्स देख रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, बट बाद में थोड़ा थोड़ा करके समझ में आया मेरे को। यस, तो हाँ 11th में फिर आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये दोनों चैप्टर्स भी आपके होने चाहिए, तो वो ईजी रहेगा आपके लिए फिर। मेरे क्लियर नहीं थे। फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं, फॉर्मूलेस वगैरह वो भी आप करिए। फॉर्मूलेस वगैरह एक्चुअली बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि फ़ैन बंद है, इसलिए लिटरली इतनी गर्मी है ना। बट आज कम थी, पता है, आज कम था, हवा चल रही थी, मतलब इधर अच्छा खासा। तो ये सारी चीज़ें थे। और अकाउंट्स में मैंने जैसे बताया कि वॉल्यूम 1 मेरे को इजी लगता है, वॉल्यूम 2 मेरे को हार्ड लगता है, वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर्स। वॉल्यूम 3 में अकाउंटिंग रेशियो मेरे को सबसे बेकार चैप्टर लगता है, क्योंकि 11 से रिलेटेड है ऑब्वियसली। फॉर्मूले जैसे आप जाओगे ना, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐसा कुछ करके है, या पता नहीं क्या है, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग साइकिल, इसका कुछ शायद फॉर्मूला वगैरह है, तो मेरे को समझ में नहीं आता उसका कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से। लेकिन अब आता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं भी सीख ही रही हूँ, तो समझ में तो आ जाता है मेरे को, लेकिन वो पता है ना, क्लियर नहीं है, मतलब उतना अच्छे से, तो फिर देखना पड़ता है। प्रिंसिपल, डेबिट क्रेडिट वगैरह, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एंड या इन शॉर्ट मैं वर्ड ढूंढ रही थी, क्या बोलूँ, इन शॉर्ट आपको मतलब 11th अच्छे से करना चाहिए ऑब्वियसली। इन मतलब तीनों स्ट्रीम में, साइंस और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, तो 11th अच्छे से होना चाहिए यार,
तो आपको पता है क्यों? कि 10th के बाद आप नया स्ट्रीम लेते हो तो बेस बनता है, तो वो क्लियर नहीं होता। तो वैसे मेरा 11th एंड 12th का दूसरा कोई स्टोरी है, क्यों मेरा उतना ज़्यादा फोकस नहीं था उस पर, बट वो मैं बाद में बताऊँगी कभी। तो इसलिए तो ये सारे टॉपिक्स थे। और बिजनेस स्टडीज़ तो पहले भी थ्योरी था, अभी भी थ्योरी है। लेकिन हाँ, CUET है जैसे कि, तो CUET के लिए यार आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। NCERT पढ़ना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं NCERT वगैरह, वरना मैं दिखाती। हाँ, BST का है, BST का पार्ट ए करके है, पार्ट बी का, 2 बुक है NCERT के। एंड BST का नॉर्मली मुझे लगता है टीचर्स भी यही बोलते होंगे, पूनम गांधी तो बोलते ही होंगे, लेकिन NCERT भी पढ़ने के लिए बोलते होंगे। तो यार मेरे टीचर्स ने तो बोला था जब मैं 11th में थी। तो यहाँ यही बताना था मेरे को। तो ये टॉपिक्स मेरे को हार्ड लगते हैं, जैसे शेयर डिवेंचर हो गया, फिर अकाउंटिंग रेशियो हो गया, और वॉल्यूम 1 मेरे को ईजी लगता है सही में। उसमें कुछ टॉपिक होते हैं, बैंक डेप्स वगैरह, PVD, प्रोविजन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वाले कुछ फॉर्मूलेज होते हैं विच आर रिलेटेड टू 11th। हाँ शायद, तो कुछ चीज़ें मतलब आ जाती हैं, ये सारी थी। और बिजनेस स्टडीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैं पहले पहले 12th में आई थी ना, तो मुझे लगता है यार मैंने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी नहीं है, सही में नहीं पढ़ा था, सही में उतना अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ा था। काफ़ी सारे चैप्टर मैंने छोड़ ही दिए थे, बट मैं आई फिर मेरे को पता चला कि हाँ भाई इसके टॉपिक्स अलग हैं, आई मीन चैप्टर्स अलग हैं, तो इजी रहता है फिर उसको समझना। है थ्योरी थ्योरी बहुत है, बहुत सारा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भूल ही गई मैं, सॉरी, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स उतना अच्छा नहीं था, सॉरी, मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड आई एम हैप्पी कि मेरे 12th में माइक्रो नहीं था, मैक्रो था। और जो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मेरे को नहीं भी आता ना, तो भी लेक्चर्स मतलब ऑनलाइन अगर आप लेक्चर्स में हो देखते हो तो पता होगा कि टीचर पहले उस चीज़ को क्लियर करते हैं, तो उनको भी पता है कि बच्चों को नहीं पता होगा, पता नहीं कैसे कैसे आए मतलब किस तरीके से जैसे जैसे पास हो गया है। नहीं, मैंने बता दिया है शायद इकोनॉमिक्स के बारे में, हाँ मैंने बता दिया, सॉरी। तो यही था मेरा। और माइक्रो यार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो CUET में आने वाला है, कुछ उसके टॉपिक्स, ये डिमांड सप्लाई वाले टॉपिक्स है, CUET में आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। और बस यार यही बताना था, आज का वीडियो इतना ही है। और व्लॉग शूट करना है मेरे को अभी नहीं, मतलब आगे वाले दिनों में। एंड होप कि मैं अच्छा वीडियो बना पाऊँ यार। यूट्यूब पे मतलब आना इज़ लाइक बहुत मेहनत का काम, पसीने ही पसीने लिटरली। फ़ैन बंद करके वीडियो बनाओ वरना पीछे से आवाज़ आएगा, इधर किसी ने कुछ किया तो आवाज़ आएगा, इतने सारे वीडियोज़ की झंझट ना यार। ओके, मैं अपने राह से भटक गई। तो यही सारी चीज़ें थी मेरी 11th एंड 12th की। लेकिन फिर भी मैं, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जैसे कि मैंने कहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर मेरे हुए नहीं थे, मैंने ही नहीं करा था सही में। और फिर मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मैंने 6 तक करा था, या ना बेस जो होता है वहाँ तक, जहाँ से शुरू होता है अकाउंटिंग इक्वेशन से, शायद वहाँ से करा था मैंने। तो वो सारी चीज़ें फिर उसने मेरे को हेल्प करा ये सारी चीज़ें समझने में। धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है 12th में आने के बाद, तो आप भी कर सकते हो। और क्या बोलूँ, मैं सोच रही हूँ इन नेक्स्ट वीडियो मैं अपने स्केचेस दिखाऊँ, ज़्यादा नहीं है बट थोड़े बहुत हैं, तो मैं दिखाऊँ, कैसा रहेगा? ब्लॉग के साथ साथ भी दिखा दूँ या तो सही रहेगा ना, पता नहीं। सो यार ये डेट इज़ फॉर टुडेज वीडियो, हाँ ये सही बोला ना मैंने शायद। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, यही दिखाना था मुझे और बताना था। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन था कि जो मैंने फील करा है, जो मैंने सिलेबस में देखा है, सिलेबस में जो मुझे हार्ड लगता है, मैं मतलब उतना नहीं बता सकती डीप में अबाउट इट। मैंने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है चैप्टर्स को लेके, सिलेबस को लेके, जो मुझे हार्ड लगते थे हैं भी।
तो हाँ, वही सारी चीज़ें। ओके, तो यार वीडियो एंड करती हूँ। और यार मेरे बीच बीच में जो फंबल करना ये और थोड़ा सोच सोच के बोलना, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ माफ़ करना मुझे, अपनी बहन को माफ़ करिए। और या सो चलती हूँ, बाय बाय। गाना गाने लगी है मैं। बाय बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे एक आएगा वीडियो मेरा क्लिप, इसमें लिखा हो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।